नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भौतिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं आपके एनटीपीसी की परीक्षा के लिए, उसका भाग 2 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो वीडियो है भौतिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो मानव आंख की जो रेटिना होती है, इस पर जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। बेहतरीन प्रश्न है। तो एक चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, जब भी कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए जो प्रतिबिंब होते हैं, जो इमेज होते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो अनंत होती है। तो आप याद रखिएगा अनंत, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। जो दूरदृष्टि दोष से व्यक्ति पीड़ित होता है, जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है, जो प्रतिबिंब होता है किस कैसे बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंखों में जो प्रतिबिंब होता है वह जो है रेटिना के पीछे बनता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, रेटिना के पीछे, यानी कि ऑप्शन जो आपका दिए गए प्रश्न का है यह ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, रेटिना के पीछे। जो भी व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उसकी आंख में जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तथा यह जो दूरदृष्टि दोष होता है, इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिए, उत्तल लेंस का प्रयोग करके इस विकार को, इस दोष को दूर किया जाता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। एक चीज और आप याद कर लीजिए दूरदृष्टि दोष के बारे में, इसको हम हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा, दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है दूरदृष्टि दोष के बारे में। आइए बात कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। तो इसमें क्या होता है? तो जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसकी आंखों में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले बनता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है उस व्यक्ति की आंखों में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के पहले ही बन जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं निकट दृष्टि दोष को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसको मायोपिया कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। दो दृष्टि दोष के बारे में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और निकट दृष्टि दोष के बारे में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सभी आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जो आइरिस होता है उसका कार्य क्या होता है? आइरिस का मेन कार्य क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, आइरिस का मेन कार्य क्या होता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी कि ऑप्शन आपका दिए गए प्रश्न का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना कार्य होता है आइरिस का। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, जो कैमरा होता है इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी तरंगे शून्य में यानी कि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं? शून्य का मतलब हो जाएगा यहाँ पे निर्वात। तो ऐसी कौन सी तरंगे हैं जो निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंगे।
ध्वनि तरंगों की खासियत क्या होती है कि इनको संचरण करने के लिए जो है, इनको आवागमन करने के लिए जो है किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के जो है यह संचरण नहीं कर सकती। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। माध्यम में क्या हो जाएगा आपका, ठोस हो गया, आपका द्रव हो गया, गैस हो गया। इन तीनों में से किसी न किसी माध्यम की जो है आवश्यकता पड़ती है ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए। अगर ये माध्यम नहीं होंगे तब ध्वनि तरंगे जो है संचरण नहीं कर सकती हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये शून्य यानी कि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पुच्छल तारे की जो पूंछ होती है किस दिशा में होती है। तो जो पुच्छल तारा होता है इसकी जो पूंछ होती है सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। तो ऑप्शन आपका दिए गए प्रश्न का ए 100% सही हो जाएगा। सूर्य के विपरीत दिशा में, यहाँ पे पुच्छल तारे की पूंछ की बात हो रही है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो यूरी गागरिन। इसके बारे में आप याद रखिएगा। यूरिन गागरिन जो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो अवतल लेंस यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अवतल लेंस का एक अन्य नाम भी है जिसको आप याद कर सकते हैं, अपसारी। अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों ही नाम आप याद कर लीजिएगा। दोनों में से कोई एक आपसे एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा। तो दोनों ही नाम आपके जबान पर होना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, फिर से आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी आंखों में रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के पहले बनता है। आप याद रखिएगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना के पहले बनता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। किसकी हम बात कर रहे हैं, तो निकट दृष्टि दोष की बात कर रहे हैं। तथा निकट दृष्टि दोष का अन्य नाम है मायोपिया। इसको जो है हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, निकट दृष्टि दोष को। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं तथा इसके निवारण के लिए, इसके उपचार के लिए अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस का प्रयोग होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस स्तर यानी कि किस डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है वह हानिकारक ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में रखी जाती है, यानी कि 80 डेसिबल से ऊपर, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है। कोई व्यक्ति अगर लिफ्ट में बैठा हुआ है तो उसका जो भार है उसको कब ज़्यादा महसूस होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी। एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी तब व्यक्ति को जो है अपना भार अधिक महसूस होगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। वहीं जब जो लिफ्ट है त्वरित गति से नीचे आ रही होगी तब व्यक्ति को जो है अपना जो भार है वह कम अनुभव होगा। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम आपसे पूछा गया है। तो इनका नाम है वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ऑप्शन आपका दिए गए प्रश्न का सी 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मनुष्यों के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है वह कितना रखा गया है, यानी कि इतने डेसिबल तक की जो ध्वनि स्तर है वह मानव के कान के लिए स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। तो आप याद रखिएगा, 60 डेसिबल तक का जो ध्वनि स्तर है यह मानक ध्वनि स्तर है मनुष्यों के कान के लिए, मनुष्यों को सुनने के लिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 60 डेसिबल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो लोलक होता है, जो पेंडुलम होता है, इसकी जो कार्यावधि है यह किस पर निर्भर करती है। लोलक की जो कार्यावधि है यह किस पर निर्भर करती है,
तो उसके लंबाई पर निर्भर करती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, लोलक की जो कालावधि है यह उसके लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका दिए गए प्रश्न का बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व इसमें से कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाले तत्व की आपको पहचान करनी है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांदी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चांदी है यह सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व माना जाता है। एक फैदम कितने के बराबर होता है? यहाँ पे एक फैदम की बात हो रही है कि एक फैदम जो होता है यह कितने के बराबर होता है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? 6 मीटर, यानी कि एक फैदम में 6 फीट होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, जो एक फैदम होता है उसमें कितने फीट होते हैं? तो 6 फीट होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका दिए गए प्रश्न का बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के मध्य जो एनटीपीसी परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं। उनको भी हमारा वीडियो आप सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे उनकी जो जीएस की जो तैयारी है वह मजबूत हो जाए। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बेहतरीन प्रश्न है। पदार्थ के संवेग और वेग से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। तो आप याद रखिएगा, जो द्रव्यमान है इसको जो है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, यानी कि ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, वह सदैव स्थिर होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता नहीं है। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। इसकी खास बात क्या होती है कि यह जो है द्रव्यमान जो होता है यह सदैव स्थिर रहता है, सदैव स्थिर रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह बदलता नहीं है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान जितना पृथ्वी पर होगा उतना ही द्रव्यमान उसका चंद्रमा पर भी होगा। तो ये फैक्ट आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बार किसकी इकाई है? बार के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि बार किसकी इकाई होती है। तो बार जो है यह इकाई होती है किसकी? दाब की। ऑप्शन आपका दिए गए प्रश्न का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दाब की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा यानी कि मून के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि क्या है। तो आप याद रखिएगा, चंद्रमा एक उपग्रह है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। तो आइए फटाक से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्या दिया गया है? वाष्प इंजन। तो वाष्प इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेम्स वॉट के द्वारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कार किया गया था ग्राहम बेल के द्वारा, बिल्कुल सही है। टेलीविजन का आविष्कार किया गया था जे.एल. वेयर्ड के द्वारा, बिल्कुल सही है। पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था जे. पर्किंस के द्वारा, जो कि गलत है। यहाँ पे पेनिसिलिन के आविष्कारकर्ता कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, घरेलू विद्युत उपकरणों में उपयोग किया जाने वाला जो सुरक्षा फ्यूज तार होता है, यह तार कम खाली स्थान धातु से बना होता है। तो जो सुरक्षा फ्यूज का तार होता है यह कम गलनांक वाली धातु से बना होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो फ्यूज तार होता है इसका जो प्रतिरोध होता है वह उच्च होता है और उसका जो गलनांक होता है निम्न होता है। तो इसी कारण शॉर्ट सर्किट जब होता है तब वह जल्दी से जो है गल जाता है वह तार, तो तथा जो विद्युत उपकरण है वे खराब होने से बच जाते हैं। तो निम्न गलनांक वाली धातु से बना होता है सुरक्षा फ्यूज वाला तार। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम गलनांक, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए?
तो राइट आंसर क्या होने वाला है इस प्रश्न का, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है वह व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। आप याद रखिएगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए समतल दर्पण की ऊंचाई। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गन मेटल में जो धातु है इसमें कौन से मिश्र धातुओं का प्रयोग होता है गन मेटल में? गन मेटल में किस प्रकार के मिश्र धातुओं का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर, टीन और जिंक, यानी कि ऑप्शन ए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गन मेटल जिसे हम लाल पीतल के रूप में भी जानते हैं, एक प्रकार का कांस्य होता है जो तांबे, टीन और जस्ता का बना होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि जो गन मेटल है यह किन किन मिश्र धातुओं से बना होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रात में जो आसमान में तारे टिमटिमाते हैं इनका कारण क्या होता है? तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? तो आप याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है जिस कारण से आसमान में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो ऑप्शन दिए गए प्रश्न का सी 100% सही हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, एक्सरे क्षेत्र किसके बीच अवस्थित होता है? एक्सरे जो होता है, एक्सरे जो किरणें होती हैं ये किन के बीच अवस्थित होती हैं? तो गामा किरणें और पराबैंगनी किरणों के मध्य अवस्थित होती हैं एक्स किरणें, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ग्राफ, ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, इस पिक्चर के माध्यम से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी एक्स रे हैं और ये किन के बीच अवस्थित है? तो गामा रे और अल्ट्रावायलेट किरणों के मध्य अवस्थित होती है। अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी किरणों के मध्य अवस्थित होती है एक्स रे। तो ये जो ग्राफ है इसको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जैसे जैसे हम गामा रेस से बढ़ते जाएंगे रेडियो वेव की तरफ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे जैसे हम गामा रेस से एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो यानी कि रेडियो वेव तक जाएंगे, तो यह जो है वेव लेंथ जो है तरंग दैर्घ्य छोटी होती जाएगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी और एनर्जी भी जो है कम होती जाएगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यानी कि जो गामा रेज होती है इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है सबसे कम होती है। गामा रेज के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, गामा रेज की जो तरंग दैर्घ्य है वह कम होती है और इसकी जो फ्रिक्वेंसी और एनर्जी है सबसे ज़्यादा होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वही रेडियो वेव की जो तरंग दैर्घ्य है वह सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी और इनका जो ऊर्जा होता है, इनका जो एनर्जी होता है वह लो होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इस ग्राफ को आप याद कर लीजिएगा। गामा रेस से हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे रेडियो वेव्स की तरफ, वैसे वैसे आप देखेंगे कि जो वेवलेंथ है वह बढ़ रही है लेकिन फ्रिक्वेंसी और एनर्जी आपकी कम हो रही है। तो इसी प्रकार से आपका यह प्रूव हो जाएगा कि जो आपकी रेडियो वेव्स हैं इनकी जो वेवलेंथ होती है वह सबसे कम और सबसे लंबी होती है, लेकिन इनमें एनर्जी का जो लेवल होता है वह सबसे लो होता है, सबसे डाउन होता है, यानी कि लोअर एनर्जी देखने में मिलती है रेडियो वेव्स में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो प्रयोग है उपग्रह संचार के लिए किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, उपग्रह संचार के लिए जो है रेडियो वेव्स का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रेडियो वेव्स की जो तरंग दैर्घ्य होती है, जो वेव लेंथ होती है वह सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जो है इनमें जो एनर्जी है वह सबसे कम होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो जो एक कृत्रिम उपग्रह है उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत होती है सौर सेल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा तत्व सौर यानी कि जो सोलर सेल होती है उनमें प्रयोग होता है? सोलर सेल में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो सिलिकॉन, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सिलिकॉन का जो प्रयोग है वह सोलर सेलों में किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो मैंने आपको अभी अभी बताया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपकी गामा किरणों में होती है, फिर उसके बाद एक्स किरणों में होती है, एक्स के बाद आपकी अल्ट्रा वायलेट किरणों में होती है। तो ये क्रम आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे गामा किरणें आपकी नहीं दी गई हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर पे
एक्स किरणें। तो दिए गए ऑप्शन में सर्वाधिक ऊर्जा आपकी एक्स किरणों की हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए। तो यहाँ पे आप इसके माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि गामा किरणों की जो एनर्जी है सबसे ज़्यादा होती है, फिर दूसरे नंबर पे आपकी आती है एनर्जी सबसे ज़्यादा एक्स किरणों में, फिर तीसरे नंबर पे अल्ट्रावायलेट में, फिर चौथे पे इंफ्रारेड हो जाएगा, और सबसे कम जो एनर्जी है वो होती है रेडियो वेव्स में। वहीं अगर हम वेवलेंथ की बात करें, तरंग दैर्ध्य की बात करें, तो गामा किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है, जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, लेकिन जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी जो तरंग दैर्ध्य है वह सबसे ज़्यादा होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह किस कारण से उत्पन्न होती है? तो सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा का जो मेन कारण है वो होता है नाभिकीय संलयन, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, जेम्स पकल के द्वारा। ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। माइक्रोस्कोप का जो प्रयोग है निम्नलिखित में से किसके अध्ययन में किया जाता है? तो छोटे जो सूक्ष्म और पास की वस्तुएं होती हैं, और छोटी जो सूक्ष्म वस्तुएं और वह पास की वस्तुएं होती हैं, उनके अध्ययन के लिए जो है माइक्रोस्कोप का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसके द्वारा लेजर का आविष्कार किया गया था? तो लेजर का जो आविष्कार है यह किया गया था थियोडोर मैमन के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आपको मिलेगा मुंबई में, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक मेगावाट में कितने किलोवाट होता है? एक मेगावाट जो है कितने किलोवाट के बराबर होता है? तो आप लोग याद रखिएगा 1000 किलोवाट, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मेगावाट में 1000 किलोवाट होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक वाट में कितना, मतलब एक वाट घंटा में क्या हो, मतलब कितना जूल होता है? तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, एक वाट घंटा में आपका 3600 जूल होता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, एक वाट घंटा में आपका 3600 जूल और एक मेगावाट में आपका 1000 किलोवाट होता है। वहीं एक हार्स पावर कितने के बराबर होता है? तो जो एक HP होता है, जो हार्स पावर होता है, इसमें जो है आपका 786 वाट होता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद कर लेना है। यहाँ से जो है प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पृथ्वी का जो एस्केप स्पीड है, पलायन वेग है, यह कितना होता है? तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है यह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। अगर इस स्पीड से किसी वस्तु को अगर हम फेंकते हैं तो वह पृथ्वी की कक्षा को पार कर अंतरिक्ष में चली जाएगी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रतिध्वनि जिसको हम इको बोलते हैं, तो इको को उत्पन्न करने के लिए जो अवरोध है वह ध्वनि स्रोत से कितने मीटर दूर होना चाहिए? तो आप याद रखिएगा, अगर आपको प्रतिध्वनि उत्पन्न करनी है तो जो अवरोध है जहां से ध्वनि टकरा कर आएगी वह अवरोध जो है 17 मीटर दूर होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 मीटर दूर होना चाहिए वह अवरोध, तब आपका इको उत्पन्न होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज हमने कवर किया है, जो फिजिक्स के बन सकते थे, जो आपके NTPC की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।